हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ भी ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की एक कहानी देवाशीष की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम देवाशीष है। जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को घटे लगभग 15 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। ये घटना मेरे साथ त्रिपुरा में ही घटी थी। बात कुछ ऐसी हुई कि उस समय बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। मेरा जो ऑफिस था वो मेरे घर से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं रेगुलर ऑफिस बाइक से ही आया जाया करता था। फिर एक दिन मुझे किसी काम से काफ़ी दूर जाना पड़ा। वो मेरे ऑफिस से कुछ 15 किलोमीटर और दूरी पर था। मैं बाइक लेकर ही वहाँ पर निकल गया था। वहाँ पर मुझे 3 से 4 घंटे का काम था। जब मैं शाम के समय 6 बजे के करीब वहाँ से लौटने लगा तो पता चला कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और दोस्तों, आप में से जो भी त्रिपुरा के रहने वाले होंगे उन्हें पता होगा कि हमारा जो त्रिपुरा है वो आज से 15 साल से भी ज़्यादा पहले कुछ खास डेवलपमेंट नहीं था वहाँ पर, और इसी वजह से सही से रोड्स भी नहीं थे। जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो मुझे पता चला कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। रास्ते में हर जगह पानी भरा हुआ है और वहाँ से जाने का भी रास्ता नहीं है। मुझे मेरे वहाँ पर ही एक काम करने वाले एम्प्लॉय ने आइडिया दिया कि सर आप रुक जाइए जब तक कि ये पानी उतर नहीं जाता। लेकिन हुआ कुछ उल्टा और ही। बारिश और ज़्यादा तेज़ होने लगी। अब धीरे धीरे पानी जब उतरने लगा तो रात के 11:30-12 बज चुके थे। उसने मुझसे कहा कि सर आप यहीं पर रुक जाइए, कल आप यहाँ से चले जाना। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे आज ही जाना होगा, क्योंकि घर पर मेरी पत्नी और मेरा एक छोटा सा बेटा, ये दोनों अकेले थे। उसने मुझे 2 से 3 बार जिद भी किया, पर फिर भी मैं नहीं माना और निकल गया। रास्ता तो ठीक ठाक था और अभी भी बहुत सारी जगह पर पानी पूरी तरह से उतरा नहीं था। फिर भी मैं धीरे धीरे बाइक चला रहा था। रात का समय हो चुका था और त्रिपुरा, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि उस समय ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से लोग जल्दी ही रातों में अपने घर पर जाकर सो जाया करते थे। मैं जब बाइक लेकर निकला तो रास्ते में बस गहरा सन्नाटा था। चारों ओर अंधेरा और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। मैं स्लो बाइक चला रहा था। लगभग 20 से 25 मिनट के बाद मैं एक जगह पर पहुंचा जहां मैंने बाइक रुकाया, क्योंकि मुझे सामने कोई खड़ा हुआ नजर आया। ऐसा लगा कि कोई मुझसे लिफ्ट मांगने के लिए वहां पर खड़ा है। मैंने लेकिन दूर ही बाइक को रुका दिया, क्योंकि वो रोड के बीचों बीच खड़ा था और रोड भी बारिश होने की वजह से बहुत स्लिपरी हो चुका था। मैं दूर से हेडलाइट उसकी तरफ करके देखने लगा, परंतु उसका चेहरा क्लियरली मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बाइक लेकर उसके और करीब गया। ऐसा लग रहा था दूर से कि उसने सफ़ेद कलर की प्लास्टिक पूरे शरीर पर डाल रखा है। जब मैं उसके करीब गया तो समझ में आया कि वो शरीर पर प्लास्टिक नहीं थी, शायद सफ़ेद कपड़ा उसने पहना हुआ था। उसका शरीर बारिश में भीगने की वजह से कपड़े के आर पार दिखाई दे रहा था, जो कि बिल्कुल काला और जला हुआ दिखाई दे रहा था। मैं जब उसे थोड़ी दूर पहुंचकर आवाज़ लगाया कि रास्ते से हटो, कौन हो तुम, क्योंकि रास्ता पतला भी था और स्लिपरी भी था। मुझे एक बार को यूं भी महसूस हुआ कि क्या पता रास्ते में जानबूझ के मेरे सामने आ जाएगा जब मैं बाइक चलाऊंगा, और फिर हो सकता है कि मैं गिर जाऊं और ये कोई चोर हो जो मुझे लूट ले। इसीलिए मैं दूर रुककर ही सावधानी दिखा रहा था। तभी वो एक कदम मेरी ओर आगे बढ़ा और वो फिर से वहीं रुक गया। मैंने उसे दोबारा आवाज़ लगाकर पूछा, क्या हुआ, कौन हो तुम, क्या चाहिए, रास्ते से हटो। लेकिन उसका इस पर कोई जवाब ही नहीं था। मैंने बाइक को धीरे से आगे बढ़ाया, ये देखने के लिए कि देखता हूँ ये क्या रिएक्ट करता है। बट उसके करीब जाने पर मैंने देखा कि उसका शरीर हवा की तरह है, यानी कि मैं उसके शरीर के आर पार भी होकर गुजर सकता हूँ।
मैं एकदम से दंग रह गया कि ये क्या था। ये कोई आकृति थी या सिर्फ किसी का साया था। मैं फिर भी बहुत खुद को संभालते हुए बाइक को उसके बाजू से लिया। उसका शरीर बिल्कुल एक जगह बर्फ जैसा जमा हुआ खड़ा था, लेकिन हाँ, जो उसका चेहरा था वो घूमते जा रहा था और उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी हुई थी। उसकी आंखें काफी चौड़ी थीं, यानी कि उसकी एक आंख नाक से शुरू होकर कान के ऊपर तक पहुंच रही थी। मैंने ऐसी डरावनी आंखें आज तक किसी की नहीं देखा था। कई बार तो मुझे ऐसा वहम भी हो रहा था कि ये कोई सांप है जिसने इंसानी रूप ले लिया है, लेकिन मैं जानता था कि ये सब सिर्फ पिक्चरों में होता है, ये सच नहीं है। लेकिन ऐसी कोई आकृति मैं पहली बार देख रहा था। मैंने देखा कि जैसे ही मैं उसके बाजू से गुजरा और आगे बढ़ा, उसका चेहरा मेरी तरफ घूमते हुए पूरा 180 डिग्री घूम चुका था और उसका शरीर अब भी वैसा क्या वैसा ही था। मैं ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया और डर के मारे अब मैं कांपने लगा था। मैं बाइक को तेज़ चलाना चाहता था, लेकिन डर इस बात का था कि कहीं मेरी बाइक फिसल ना जाए और मैं गिर ना जाऊं, क्योंकि जो हमारा मेन रोड था उसके दोनों ही साइड मिट्टी थी। बारिश की वजह से वो मिट्टी रोड पर आ चुकी थी और रोड काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो चुका था। मैं फिर भी बाइक चलाए जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने फिर से उसी को देखा। इस बार मैंने देखा कि उसके हाथ के नाखून काफ़ी लंबे होते जा रहे हैं। या तो मेरा वहम था, या तो जो मैं देख रहा था वो सच था। जैसा कि एक इंसान की परछाई धूप में धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जैसा जैसा सूरज डूबता है वैसी वैसी उसकी परछाई रोड पर लंबी दिखाई देती है। सेम वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। उसके नाखून ऐसा लग रहा था कि परछाई की तरह बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन शायद मैं अब भी गलत था, क्योंकि उसके नाखून करीब जाकर जब मैंने देखा तो सच में जमीन को टच हो रहे थे। इतने लंबे नाखून, और इस बार भी उसकी नजरें मुझे ही देख रही थी। इस बार तो मेरे डर का ठिकाना ना था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। उस ठंड में भी, बारिश के मौसम में मुझे पसीने आ रहे थे। मेरे हाथ और पैर कांप रहे थे। एक सेकंड को यूं लगा कि कहीं मुझे पैरालाइज ना हो जाए और मैं कहीं गिर ना जाऊं। रोड पर जोरदार बारिश होने की वजह से बिजली भी नहीं थी। सिर्फ गहरे अंधेरे में मेरी हेडलाइट की रोशनी जब उसके शरीर पर और उसके फेस पर पड़ती तो वो और ज़्यादा भयानक दिखने लगता था। मैं डर से कांपते हुए दोबारा कोशिश किया कि इसके बाजू से निकल जाऊं, लेकिन इस बार मैं कामयाब नहीं हुआ। मैं जैसे ही बाइक को उसके बाजू से ले जाने लगा, उसने अपने बाएं हाथ की पहली उंगली के नाखून को मेरी बाइक के सामने रख दिया और वही नाखून से उसने मेरे आगे का टायर फाड़ दिया। दोस्तों, इससे आप लोगों को अंदाज़ा लग चुका रहेगा कि वो शैतान या वो भूत चुड़ैल जो कुछ भी था वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। मैं बाइक की आवाज़ से एकदम से डर कर खुद को संभाला। ऐसा लगा कि किसी ने मेरे दोनों कानों में बम फोड़ दिया हो। मैं जल्दी से बाइक से उतरा और बाइक को वहाँ साइड में ले जाकर लगाने वाला था कि बाइक को छोड़कर भाग जाऊँगा। लेकिन जैसे ही मैं बाइक को धक्का देने लगा, ऐसा लगा कि उसने फिर से मेरे पैर पर अपने नाखून से धक्का दिया हो, जिस वजह से मैं बाइक के साथ ज़मीन पर गिरा। मेरे कपड़े पूरी तरह से मैले हो चुके थे और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मुझे कोई दिख जाए, कोई इंसान जिससे मैं कोई हेल्प ले सकूं। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो मेरे करीब आया और उसने अपना एक नाखून मेरे पैर में गाड़ दिया। मैं दर्द से ज़ोरों से चीखा और चिल्लाया, लेकिन वहाँ मेरी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं था। और फिर मैंने देखा कि वहीं पास में से एक ट्रक उतने पतले रास्ते में जा रही है। मैं उस ट्रक की हेडलाइट में उसे देख रहा था। वो और ज़्यादा भयानक नज़र आ रहा था। जैसे ही ट्रक मेरे पास आकर खड़ी हुई तो मैंने देखा कि वो शैतान या वो भूत कहीं एकदम से गायब हो गया। तभी उस ट्रक वाले ने मुझे देखा, कहा, क्या बात है, यहाँ गिर गए क्या आप? मैंने कहा कि बस मुझे आगे तक छोड़ दो।
उसने कहा कि हाँ ठीक है, आ जाओ। ट्रक वाला मुझे देखकर खुद से रोका था। मैंने उससे लिफ्ट नहीं मांगी थी। मैं जैसे ही उठकर खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मेरा पैर अब बिल्कुल सही है। जो उसने नाखून मेरे पैर में गड़ाए थे, अब वहां पर कोई निशान नहीं था, और ना ही तो वैसा दर्द था जब उसने मेरे पैरों में नाखून गाड़ा था। दर्द था वो शायद इस वजह से क्योंकि मैं जमीन पर गिर चुका था। मैं जल्दी से उठा और उठकर ट्रक में जाकर बैठ गया। बाइक को वहीं छोड़ दिया। ट्रक वाला भी मुझे लगभग 10 से 11 किलोमीटर आगे लाकर छोड़ दिया। फिर वहां से अब मुझे भी अपने घर तक जाना था। मैं अपने घर तक का रास्ता सोच रहा था कि इतना सारा रास्ता कैसे पार होगा, क्योंकि अभी 5 से 6 किलोमीटर बाकी थे कि अचानक वो कहते हैं ना कि भगवान किसी न किसी की मदद के लिए किसी को भेज ही देता है। तभी मुझे एक बाइक वाला दिखा। मैंने उससे लिफ्ट मांगा। पता चला कि वो मेरे ही गांव का था। मैंने उससे कहा कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दे। उसने मुझे मेरे घर तक छोड़ दिया। मैं जैसे ही अपने घर में घुसा तो मेरी बीवी देखते ही मुझे समझ गई कि कहाँ गिर गए, क्या हुआ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। मैंने कहा नहीं, कुछ खास नहीं, बस यूं ही। मैं उन लोगों को बोलकर डराना नहीं चाहता था। मैंने रात में अपने कपड़े चेंज किए, काफ़ी लेट हो चुका था, और जल्दी से सोने चला गया क्योंकि अगले दिन सुबह मेरा ऑफिस था। मैं रात में सोया। दोस्तों, सपने में मैंने फिर से वही चीज़ें देखा जो मेरे साथ हुई थी, लेकिन सपने में मैंने उस ट्रक को नहीं देखा। मैंने आगे देखा कि वो भूत एक नाखून मेरे पैर में गाड़ के दूसरा नाखून मेरे दूसरे पैरों में गाड़ दी। फिर उसने मेरे दोनों हाथों में अपने नाखूनों को गाड़ दिया, और उसके बाद उसने एक नाखून मेरी छाती के आर पार कर दिया। मैंने उसके बाद देखा कि उसने मेरे शरीर को पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर दिया, और वो मेरे शरीर के अंदर से ऑर्गन्स निकाल कर खा रहा था। उसकी जीभ काफ़ी ज़्यादा लंबी और नुकीली और खून से लथपथ थी। मैं ये सपना देखकर इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मैं नींद में ही ज़ोरों से चिल्लाने लग गया था, मुझे बचाओ, बचा लो, कोई तो है जो मेरी आवाज़ सुन रहा हो। तभी मेरी बीवी, जो कि मेरे बाजू में सोई थी, वो उठी और उसने मुझे नींद से जगाया। कहने लगी, आप क्या सपना देख रहे थे? मैंने कहा कि मैंने बहुत भयानक सपना देखा, और तब सुबह के 6:30 हो रहे थे। मेरी बीवी कहने लगी कि सुबह के सपने सच होते हैं। वो मेरे साथ मस्ती कर रही थी, लेकिन मैंने उसे जोर से चिल्लाया, पागल, बेवकूफ, तुझे अक्ल भी है? मैं सपने में क्या देख रहा था, और तू कह रही है कि सुबह का सपना सच होता है। मेरी पत्नी भी बहुत ज़्यादा घबरा गई, और उसने तुरंत ही मुझे देखा। कहने लगी, क्या हुआ, क्या बात है जो तुम मुझ पर इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, जा जाके सो जा। वो कहने लगी कि सो जा, मुझे भी काम है। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, जा, तुझे जो करना है कर, मुझे एक कप चाय बना कर दे दे। मैंने जल्दी से चाय पी, नहाया धोया और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। मैं उस दिन इतना जल्दी इसलिए निकला क्योंकि उस दिन मेरे पास बाइक नहीं थी। मैं जानता था कि मुझे वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट लेकर ही अपने ऑफिस पहुँचना होगा। ऑफिस का काम ख़त्म कर मैंने अपने एक दोस्त को कहा कि चल, मेरी बाइक लेना है मुझे। वहाँ पर मेरी बाइक का टायर फट गया था। मुझे डर भी लग रहा था कि क्या पता मेरी बाइक कहीं वहाँ से चोरी ना हो गई हो। जब मैं वहाँ पहुँचा और अपनी बाइक को देखा तो मेरी बाइक का टायर बिल्कुल ठीक था। मैं देखकर हैरान रह गया। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि तू तो कह रहा था बाइक का टायर फटा हुआ है, टायर तो बिल्कुल सही है। मैंने कहा, समझ में नहीं आ रहा है। तब तक मेरे पैर में कोई दर्द नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं बाइक पर बैठा और वहाँ से बाइक लेकर आगे बढ़ा, जो दर्द मुझे पिछली रात में उस शैतान ने नाखून गाड़ कर दिया था, अब वैसा ही दर्द होने लगा। मैंने ज़ोर से चीखा। मेरा दोस्त कहने लगा, क्या हो गया? उसे लगा कि शायद मेरे पैर पर बाइक का कोई स्टैंड लग गया रहेगा। मैंने उससे कहा कि पैर में बहुत दर्द हो रहा है। कहने लगा, एक काम कर, तो बाइक पर मेरे पीछे बैठ जा, हम बाइक दोबारा कर लेंगे। मैंने कहा, नहीं, बाइक मुझे अभी ही ले जानी है। उसने कहा कि तुझे दर्द भी इतना हो रहा है? मैं दर्द से तड़प रहा था। उसने कहा, ठीक है, यहाँ पर रुक जाते 10-15 मिनट, थोड़ा सा दर्द कम होगा तो हम यहाँ से निकलेंगे। वहीं पर पास में हमने मेडिकल देखी। वहाँ से जाकर मैंने स्ट्रॉन्ग डोज पेन किलर के लिए। दर्द में मुश्किल से 10% कुछ फ़र्क पड़ा होगा। मैंने फिर भी पूरी जान और हिम्मत लगाकर बाइक को चालू किया और वहाँ से घर तक ले आया।
एक अजीब बात यह थी कि जैसे ही मैं अपने घर पर पहुंचा और बाइक से उतरा, मेरा दर्द एकदम से गायब हो गया। ऐसा लगा कि कोई शक्ति थी जो मुझे मेरी बाइक ले जाने से रोक रही थी। ये बात मेरी समझ के बिल्कुल परे थी। मैं घर पर घुसा। घर घुसने के बाद मैंने अपनी पत्नी को बोला कि मेरे आज पैर में बहुत दुख रहा था, लेकिन अब नॉर्मल हो गया। मेरी पत्नी ने कहा कि हाँ, हो सकता है वो आपको गैस का दर्द होगा। अब मेरी पत्नी की बात सुनकर मैंने भी कान ढीला छोड़ दिया और रात का खाना खाकर हम दोबारा सोने चले गए। पिछली रात मुझे नींद बराबर नहीं मिली थी और इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ भी था, इसलिए जल्दी सो गया। इस बार भी सपने में मैंने उसी भूत को देखा और वो भूत मेरे सामने खड़े होकर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मैं नींद में ही डर कर चीखने लगा। इस बार भी मेरी पत्नी उठी, कहने लगी, आपके साथ हुआ क्या है? पहले तो आप ऐसा नहीं करते थे, अब आप बहुत ज़्यादा नींद में घबरा जाते हो। कल रात में भी ऐसा हुआ, आज भी ऐसा हुआ। क्या कोई दोस्त के साथ कुछ भूत के पिक्चर देख लिए थे? मैंने उससे कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सो जाओ। जब मैंने ये सपना देखा तब रात के कुछ 1:30-2 बज रहे थे। मैं दोबारा सोया और जब दोबारा मैंने सपना देखा तो फिर से मैं डर कर चीख कर उठा। इस बार भी सुबह के 6:30 बज रहे थे। मेरे ऑफिस जाने का टाइम ऑलमोस्ट करीब आ चुका था, तो मैं उठा, रेडी हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। मैंने उसे ये सारी बात बताई। उसने कहा कि मैं तेरी बात पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि ऐसी ही एक घटना मेरे दोस्त के मामा के साथ घटी थी। उसकी जो घटना थी वो सुनने के बाद तो मेरा दिल और दहल गया। उसने एक छोटी सी घटना बताई दोस्तों, वो घटना भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। उसने बताया कि अभी कुछ समय पहले, लगभग 1 या 1.5 साल पुरानी बात होगी, कि उसके मामा अपने घर पर रात के समय लौट रहे थे। रात में कुछ 11 बजे का समय था और आप लोगों को तो पता ही है कि गांव में लोग रात में जल्दी सो जाते हैं। जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में उन्हें एक वैसी ही साया नजर आया जैसा मुझे दिखा था। लेकिन उसके मामा का कहना यह था कि वो भूत नहीं, वो पिशाचनी या चुड़ैल होगी, क्योंकि उसके बाल काफ़ी लंबे थे। देखकर समझ में आ रहा था कि वो किसी औरत की आत्मा हो या फिर चुड़ैल हो, अब वो पता नहीं क्या थी। फिर उसने बताया कि उसके मामा ने महसूस किया जैसे ही बाइक को उसके करीब लाया तब वो चुड़ैल एकदम से गायब हो गई और कहीं पर भी नजर नहीं है और वो बाइक पर पीछे बैठ गई उनके। अब वो क्या उड़कर आकर बैठी थी या सामने से गायब होकर अचानक पीछे प्रकट हो गई, ये समझ में नहीं आया। मेरे मामा ने जैसे ही महसूस किया कि बाइक पर वो बैठी है और उसके हाथ को अपने कंधे पर महसूस किया, उन्होंने जोर से चिल्लाया, कौन है तू? उतर मेरी बाइक से। लेकिन वो औरत धीरे से कंधे से हाथ हटाकर मेरे मामा के गले तक ले आई। कहने लगी, चुपचाप चल, वरना यहीं गला दबोच दूंगी। उसकी आवाज़ भी बहुत गहरी और बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। मेरे मामा जब बाइक चला रहे थे तब उन्होंने महसूस किया कि उसके हाथ बर्फ़ से ज़्यादा ठंडे थे। इसी के साथ जैसे ही मेरे मामा अपने गांव के करीब पहुंचे तो हमारे गांव के एंट्रेंस पर ही मंदिर था। मेरे मामा जान चुके थे कि ये इंसान तो नहीं है। मेरे मामा तुरंत ही सीधा बाइक मंदिर के गेट के पास लेके आने लगे। वो समझ चुकी थी। पहले मेरे मामा को कहा, क्या कर रहा है, यहाँ पर मत ले। लेकिन मेरे मामा ने तभी ही फुल स्पीड से एक्सीलेटर देकर मंदिर के गेट पर बाइक ले आया। जैसे ही गेट पर मामा पहुंचे वो चुड़ैल एकदम से गायब हो गई। मंदिर जो था वो हमारे गांव के एंट्रेंस पर ही था, लेकिन मामा अब इतना ज़्यादा डर चुके थे कि मामा ने पूरी रात उसी मंदिर में बिताया। और तब से लेके 1.5-2 साल इस बात को हो गया, मेरे मामा देर रात में कहीं नहीं जाते आते हैं। मैंने उसकी घटना सुनी, अब मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा। मैंने उससे कहा, यार अब मैं क्या करूँ, तू मुझे बता। वो कहने लगा कि मैं एक आदमी को जानता हूँ, शायद वो इसमें हमारी कुछ मदद कर सके। हम लोग अगले ही दिन उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। दोस्तों, जब उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़े, यह आदमी का घर उसी रास्ते पर पड़ता था जहाँ पर मैंने उस भूत को देखा था। जब हम वहाँ गए तो पता चला कि उसी भूत ने उस आदमी को जान से मार दिया।
मैंने कहा ये कैसे हुआ? तब वहाँ के लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले ही अभी ऐसा ही तुम्हारे जैसा किसी और के साथ हुआ था। उसे भी कोई साया नजर आता था, और जैसे ही जो आदमी को हम लोग ढूंढने गए थे वो आदमी वहां पर पहुंचा उसकी मदद के लिए। उसे लगा कि वो अपने मंत्रों से उस भूत को खत्म कर देगा या मुक्ति दिला देगा, लेकिन उस भूत ने उसका चेहरा पकड़कर एक झटके में घुमा दिया, और जिसकी वजह से वो उसी समय वहीं गिरकर मर गया। कहते हैं कि जिस आदमी ने ये सब देखा था उसने ये कहानी गांव के लोगों को बताई, और जिस दिन उसने बताई उसी दिन उसे भी पैरालाइज हो गया। उसका बोलना, उसका चलना सब कुछ बंद हो गया। इस वजह से भी गांव के लोग ये बात किसी से शेयर नहीं करते थे और छुपा कर रखते थे। और उस गांव के लोगों का ये मानना था कि जो भी उस भूत के बारे में किसी को बताता है उसके बोलने की शक्ति हमेशा के लिए चले जाती है। अब हम और ज़्यादा परेशान थे कि हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी गांव के ही एक आदमी ने कहा कि मैं आप लोगों को एक आदमी के बारे में बताता हूँ, वो बहुत बड़े पुजारी जी है, तुम उनके पास जाओ, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। जब मैं और मेरा दोस्त उन पुजारी जी के पास पहुंचे तो वो देखते ही सारी बात समझ गए। उन्होंने सिर्फ अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मेरे माथे पर रखा और उन्हें सारी चीज़ें पता चल गई। कहने लगे घबराने की कोई बात नहीं। उन्होंने कुछ विभूति निकाली और मेरे पैरों पर मल दी, जिसके बाद मुझे बहुत दर्द होने लगा। मैं ज़ोरों से चीखने तड़पने लगा। वो कहने लगे कि बस ये एक ही बार का दर्द है, आज के बाद से तुमको वैसा दर्द कभी नहीं होगा। मैं तो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन 5-10 मिनट बाद ही अब मुझे 50% दर्द में फ़र्क था। तब उन्होंने कहा कि अब घर चले जा, तुझे 3 दिन के अंदर ही पूरी तरह से राहत मिल जाएगी। और उन्होंने कुछ विभूति दी, कहा कि जब भी रात में सोएगा तो इसे अपने माथे पे लगाना। मैंने कहा कि पुजारी जी वो भूत जो कि मेरा पीछा कर रहा है। वो मुस्कुराए, कहने लगे वो पीछा नहीं कर रहा। फिर उन्होंने समझाया कि अगर तुम किसी भी मिट्टी में पानी डालो और फिर वो मिट्टी को दोबारा खोद कर देखो तो मिट्टी वहाँ गिल्ली ही मिलती है। वैसे ही ये भूत प्रेत पिशाच ये सब होते हैं, अगर इनका साया भी हम पर पड़ जाए तो हमारे शरीर को तकलीफ देने लगता है, और धीरे धीरे अगर उसका काट हो जाए तो ठीक हो जाता है, वरना वो चीज़ें बढ़ते चले जाती हैं। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम जल्दी ही सही समय पर मेरे पास पहुंच गए। उन्होंने मुझे 3 दिन का टाइम दिया था और 3 दिन के अंदर सच में वैसा ही हुआ। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को एक बात जानकर आश्चर्य होगा, जिस दोस्त के साथ मैं उस पुजारी जी के पास गया था अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि जिस दिन मेरा सब कुछ ठीक हुआ उसी रात में मुझे पता चला कि सेम वैसा ही दर्द मेरे दोस्त के पैर में हो रहा है। मैंने कहा कि तुझे वैसा दर्द हो रहा है? वो कह रहा था कि हाँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि किसी ने कोई चीज़ मेरे पैर के आर पार कर दी है, जैसा मुझे महसूस हो रहा था कि किसी ने अपना नाखून मेरे पैर के आर पार गाड़ दिया है। और फिर मुझे पता चला कि वो मर चुका है। और उसी रात में मैंने ये सपना देखा। जब भी मैं देखता था कि वो चुड़ैल या वो भूत मेरे हाथों में, मेरे पैरों में नाखून गाड़ रहा है, तब मैंने कभी भी अपनी शक्ल नहीं देखी। मैं हमेशा ये महसूस करता था कि वो मैं ही हूँ। लेकिन उस रात मैंने देखा कि वो शक्ल मेरे दोस्त की थी। दरअसल वो नाखून मेरे दोस्त के शरीर में गाड़ता था। और तब मैं दोबारा पुजारी जी के पास गया और उन्हें सारी चीज़ बताई। तब पुजारी जी ने कहा कि तुम्हारी जान की कीमत शायद तुम्हारे दोस्त ने देकर चुकाई है। आज भी मैं अपने दोस्त को बहुत याद करता हूँ। दोस्तों, उससे भी ज़्यादा दुख मुझे इस बात का होता है कि अगले ही महीने जिस समय उसकी मौत हुई, उसके अगले महीने उसकी शादी थी। उसकी शादी भी नहीं हो पाई। तो दोस्तों, ये थी देबाशीष की कहानी जो कि त्रिपुरा से है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी मीना जी की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मीना है। मैं महाराष्ट्र के मुंबई में इस समय रहती हूँ। ये घटना तब की है जब मैं नागपुर से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा गांव है
उस गांव का नाम नहीं लेना चाहूँगी, वहाँ रहा करती थी। ये घटना है 2009 की। 2009 दिसंबर का महीना था। काफ़ी ज़्यादा सर्द थी। मैं और मेरे जो पति है, हम दोनों ही काम किया करते थे। मेरे पति खेत में करते थे काम, और मैं उसी खेत के जो मालिक थे उनके घर पर जाकर काम करती थी। हमारे 3 बच्चे भी थे उस समय। वो लोग स्कूल भी पढ़ते थे। जब शाम के समय हम सभी लोग अपने घर पर पहुंचते थे काम ख़त्म करके, तो हम बहुत हंसी खुशी से रहते थे। हमारी फैमिली छोटी थी, हम गरीब थे, लेकिन हम खुश थे। एक दिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने काफ़ी सारी चेंजेस हमारी ज़िंदगी में डाल दिया। शाम के कुछ 7 बज चुके थे। मेरे पति अब तक काम पर से आए नहीं थे। मैं उनका वेट कर रही थी। अब बच्चे ज़िद करने लगे कि मम्मी हमें खाना दे दो, हमें बहुत भूख लग रही है। नॉर्मली हम लोग शाम का खाना 6 बजे खा लेते थे, जब मेरे पति काम पर से आ जाया करते थे। हम दोपहर का खाना स्किप कर देते थे। हम सुबह नाश्ता करके निकलते थे काम के लिए, और फिर सीधा शाम में ही खाते थे। शाम के समय जब मेरे पति 6 बजे के बाद हम वेट करते रहे और नहीं आए, तो 7 बज गए। 7 बजे फिर मेरे बच्चे ज़िद करने लगे कि हमें खाना दे दो, तो मैंने उन लोगों को खाना दे दिया। वो लोग खाना खाकर अपनी पढ़ाई करने लगे, मस्ती करने लगे और सो भी गए। अब देखते ही देखते रात के 9 बज चुके थे। मैं अब काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका था। तो मैंने अब मेरे पति को जाकर खेत में देखने का फैसला किया। लेकिन बच्चे छोटे थे, तो मैंने पड़ोस में ही, जो हमारे घर को लगकर दूसरा घर था, वहाँ एक औरत रहती थी, उनसे कहा कि बच्चों को देखो, मैं थोड़ी ही देर में खेत से लौट कर आती हूँ। मैं जल्दी से गई। जाकर वहाँ पर देखा तो खेत में मुझे मेरे पति कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। जिस दिन उन्हें काम ज़्यादा होता था, वो बोल कर जाते थे कि मुझे आने में लेट हो जाएगा, लेकिन इस बार वो बोल कर नहीं गए थे। मैं वहाँ से मालिक के घर पर गई। जाकर उनको पूछा कि मेरे पति, तो वो कहने लगे वही काम ख़त्म करने के बाद 6 बजे वो निकल गया होगा, और घर पर नहीं आया क्या? मैंने कहा नहीं, घर पर तो नहीं आया। मेरे पति के साथ खेत में एक और भी आदमी काम करता था। मैं फिर उनके घर पर गई। वहाँ जाकर मैंने देखा तो वो सभी लोग गहरी नींद में सो चुके थे। मैंने उनसे कहा कि मेरे पति को आपने कहीं देखा? वो कहने लगे हाँ, जब मैं निकल रहा था 6 बजे के करीब, तो तुम्हारे पति को भी बोला। उसने कहा कि चलो तुम आगे बढ़ो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। और वो वहीं खेत में रुक गया। ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है। अब मेरे दिल में घबराहट और बढ़ती जा रही थी। मैं दोबारा से खेत में गई। ये सब करते करते रात के 12:30 हो चुके थे। मैं फिर घबरा कर घर पर आई, क्योंकि बच्चे भी अकेले थे। घर पर जब मैं आई तो रास्ते में बिल्कुल सन्नाटा था, कोई नहीं था। मुझे अकेले आने में भी डर सा लग रहा था। फिर भी मैं अपने घर पर पहुंची, और घर पहुंचने के बाद मैंने वो पड़ोस वाली आंटी को उनके घर भेज दिया, और मेरे पति का मैं वेट करने लगी। समय बीतता चला जा रहा था, और मैं डर के मारे और ज़्यादा परेशान हो रही थी। रात के करीब 1:30 बजे मुझे घर के बाहर से एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा कि शायद कोई दर्द में चीख रहा है, या चिल्लाकर मुझे मेरे नाम से बुला रहा है। बहुत धीमी सी वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो तकलीफ़ में है। रात के समय दरवाज़ा खोलने भी मुझे डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जाकर दरवाज़ा खोलकर देखा तो मैंने पाया कि सामने मेरे पति थे। उनके पूरे शरीर पर कच्ची मिट्टी लगी हुई थी, और बहुत सारी जगह से खून बह रहा था। मैं ये देखकर खुद को रोक नहीं पाई, और मैं आंसुओं से रोने लगी। वो मुझे देखकर वहीं गिर गए। बस यूँ मानो कि आखिरी दम तक वो अपनी ज़िंदगी से लड़ते हुए हमारे घर के आंगन तक पहुँचे थे। जब उन्होंने मुझे देखा, वो भी हिम्मत हार गए, वहीं ज़मीन पर गिर गए। मैं उन्हें बहुत मुश्किल से घसीटते हुए अपने घर के अंदर ले आई। उनको मैंने पानी डालकर नहलाया। अब वो अपने होश में ही नहीं थे। रात के समय में किसके पास जाती कि कोई हमारी मदद करता। तभी उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी सही नहीं हो पाऊँगा। बहुत रुक रुक के बात कर रहे थे। मैंने उनको कहा कि आप चिंता मत कीजिए, रुकिए, मैं किसी को बुला कर लाती हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। कहने लगी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
मुझे उनका दर्द अब देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने फिर भी उनसे अपना हाथ छुड़ाया और दोबारा जाकर मैंने वही पड़ोस का घर खटखटाया और उन्हें सारी बात बताई। हमारे गांव से हॉस्पिटल कुछ 3.5 किलोमीटर की दूरी पर था। तभी ही हमारे पड़ोस में जो रहते थे तो उन लोगों को सारी बात बताया, तो उन लोगों ने अपना ट्रैक्टर ले आया। उनके साथ ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली भी लगी हुई थी। मेरे पति को हमने ट्रॉली में डाला और वहाँ से हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में 2 दिन रहने के बावजूद भी उनकी तबीयत में कुछ खास फर्क दिखाई नहीं दे रहा था। फिर 2 दिन गुजर जाने के बाद उन्होंने मुझे अपनी ओर बुलाया। जब मैं वहाँ जाकर बैठी तो वो कहने लगे धीरे से कि मुझे ठीक करना डॉक्टर के बस की बात नहीं है। कोई ऐसे आदमी को बुला लाओ जो भूत प्रेत के तोड़ को जानता हो। मैंने कहा भूत प्रेत ये सब आप क्या कह रहे हो? वो कहने लगे बस जितना कह रहा हो उतना करो। मैं जाकर बाहर बहुत सारे लोगों को पूछी। पूरा दिन इसी में चला गया। शाम के समय मुझे बहुत मुश्किल से एक आदमी के बारे में पता चला। मैं उसके पास गई। जब मैं उसके पास गई तो वो बूढ़ा सा आदमी 60 साल के करीब का होगा, घर पे बैठकर अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहा था। मैंने उसे सारी बात बताई। वो कहने लगा कि वैसे तो मैं अब ये सब करता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी इस हालत को देखकर मैं तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आऊँगा और मैं तुम्हारे पति को ठीक भी कर दूँगा। जब वो हॉस्पिटल आए और उसके बाद उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू किया, जिसके बाद मेरे पति अब तक तो बेड पर लेटे थे, लेकिन उनके मंत्र पढ़ने के बाद वो इतना ज़ोरों से हिल रहे थे कि उनके साथ उस हॉस्पिटल का बेड भी हिल रहा था। ये देखकर मैं घबरा गई। मैंने चिल्लाया उनको, क्या आप ये क्या कर रहे हो? वो कहने लगे कि अगर मैंने तेरे पति को ठीक नहीं किया तो तू जो सज़ा देगी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे करने दे। बस मुझसे कुछ पूछो मत। पूरी रात वो कुछ तंत्र मंत्र पढ़ते रहे, मेरे पति पर फूंकते रहे, कुछ पानी लाकर उन पर डाला, वो शायद गंगा जल था, और उसके बाद भी वो वहीं मेरे पति के पैरों के पास खड़े रहकर मेरे पति के दोनों पैरों के अंगूठे को एक दूसरे से बांध दिया था, और जिस रस्सी से या जिस धागे से बांधा था उस धागों के बीच में अपनी उंगली को फंसाया हुआ था और मंत्रों का उच्चारण जोरों से करने लगे। हम सभी कमरे के बाहर थे। थोड़ी ही देर में मेरे पति ने मुझे बुलाया और कहने लगे कि अब मुझे पहले से थोड़ा सा ठीक लग रहा है। मैंने उनसे कहा कि लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? मेरे पति तब भी यही कह रहे थे कि मुझ में बात करने की भी क्षमता नहीं है। रुक जा, मुझे ठीक होने दे, तुझे सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। वो आदमी ने जो तंत्र मंत्र करना था वो तो ख़त्म किया और उसके बाद वो हॉस्पिटल से जाने लगा। तो मैंने जाकर उन्हें रोका। मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? मेरे पति पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। वो आदमी कहने लगा कि एक दिन में वो ठीक होंगे भी नहीं। कल इन्हें डिस्चार्ज दिलाकर घर ले जाना। मैं कल से तुम्हारे घर पर आऊँगा और 3 दिन के बाद जो चौथी रात है उसमें मैं खेत में जाऊँगा। मैंने कहा लेकिन आप तो कुछ बताइए कि हुआ क्या है। वो कहने लगे कि मामला तो भूत प्रेत का ही है, लेकिन वो सब तुम्हारे पति से जानना। और फिर इसके बाद कहने लगे जब तक मैं इसका पूरी तरह से तोड़ नहीं कर देता तब तक तुम मेरे से कुछ मत पूछो। मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो आदमी तो वहाँ से चले गए। अगले दिन मैंने मेरे पति को डिस्चार्ज कराकर घर ले आया। अब रात के 11 बज चुके थे, लेकिन वो आदमी अब तक घर पर नहीं आया था। मैंने सोचा कि फिर से उनके घर पर जाकर उन्हें बुलाती हूँ, लेकिन उनका घर काफ़ी दूर था। फिर भी हिम्मत करके मैंने घर का दरवाज़ा खोला और निकलने लगी। जैसे ही दरवाज़ा खोला मैंने पाया कि वो आदमी सामने ही खड़े हैं। मैंने कहा कि आप इतना लेट हो गए आने में, 11 बज चुके। वो कहने लगे कि मैं आया तो जल्दी ही था, मैं खेत में कुछ देखने के लिए गया था। मैंने कहा आपको कैसे पता कि मेरे पति कौन सी खेत में काम करते हैं? वो बस मुझे देखकर मुस्कुराए, जिसे देखकर मुझे ये समझ में आया कि शायद वो मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं अंदर उन्हें अपने पति के पास ले आई। फिर से उन्होंने सेम क्रिया किया जो उन्होंने हॉस्पिटल में किया था। मेरे पति ज़ोरों से चीखना चिल्लाना कर रहे थे और थोड़ी देर बाद वो कहने लगे कि अब मुझे और अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जहाँ तक मैंने देखा 50% मुझे मेरे पति में चेंजेस नज़र आ रहे थे।
और अगली जो 2 रात थी उसमें भी उन्होंने सेम किया। फिर मेरे पति तीसरे दिन के बाद नॉर्मल हो गए और उठकर खड़े होकर यहाँ वहाँ चलने फिरने लगे। लेकिन वो पूरा दिन एक ही बात कहते थे कि मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मैंने जिसे खेत में देखा था वो अब भी मेरे साथ में ही कहीं घूम रही है। मैंने कहा कि बताओ तो सही, आपके साथ हुआ क्या था? तब उन्होंने जो बताया वो सुनकर दिल दहल गया। उनका ये कहना था कि जब मैं खेत में काम कर रहा था, मैं वहां पर बैठकर कुछ सोच रहा था। मेरे दोस्त ने जब मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है चले जा, मैं आता हूँ 10 मिनट में। और अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पीछे पेड़ के पास से किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। पहले मैंने इग्नोर किया, दूसरी बार भी मैंने इग्नोर किया, तीसरी बार अब ऐसा लगा कि किसी ने आवाज के साथ साथ मुझे टच करके बुलाया हो। तो मैं अपनी जगह से उठा। पेड़ बस 2 कदम ही पीछे था। मैं उठकर पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाकर देखा, लेकिन पाया कि वहां पर कोई नहीं था। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि आवाज सुनना तो ठीक था, लेकिन किसी ने मुझे हाथ भी लगाया था, और वो हाथ किसका हो सकता है? परंतु जब वहां कोई नहीं दिखा तो मैंने सोचा कि खेत से मैं भी निकल जाता हूँ। मैंने चप्पल जहां पर रखा था तो चप्पल पहनने के लिए मैं खेत के अंदर थोड़ा सा और गया। जैसे ही वहां पर मैंने चप्पल पहना, मैंने देखा कि सामने एक बड़ा सा दानव मेरे खड़ा हुआ था, और वो शैतान था या चुड़ैल थी ये समझ नहीं पा रहा था, लेकिन कोई तो था। और कभी वो ऐसा लगता कि दानव है तो कभी लगता कि चुड़ैल है। उसके पैर उल्टे थे, बाल काफी लंबे कमर के नीचे तक आ रहे थे, हाथ उसके मुड़े हुए थे। जैसा कि आम आदमी के हाथ आगे की तरफ घूमते हैं, वैसा उसके हाथ पीछे की तरफ घूम रहे थे। यही नहीं, मैंने जब उसके पैरों की तरफ नजरें डालकर देखा तो पाया कि पूरे पैर उसके कीचड़ में थे और पैरों पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। मैं देखकर घबरा गया, और फिर उसने जैसे ही मुंह खोला, उसकी आवाज इतनी ज्यादा डरावनी, जैसा कि 2 कुत्ते आपस में जब जोरों से भौंक कर लड़ते हैं, वही आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मैं इससे और ज्यादा घबरा गया, और जैसे ही मैं पीछे हटा खुद को बचाने के लिए, तो मैं जमीन पर गिर पड़ा, और उसके बाद उसने जोर से मेरी छाती पर लात मारा, जिसके बाद मैं जमीन में 3 से 5 इंच जितना ढस गया। मैं जमीन से निकल ही नहीं पा रहा था। और फिर मैंने देखा कि उसके शरीर पर जितने भी वो वॉर्म्स थे और जो कीड़े मकोड़े थे, वो सब निकल कर मेरे शरीर पर आ गए और मुझे अलग अलग जगह काट कर मेरा खून चूसने लगे। इन लोगों ने मुझे इतना कमजोर कर दिया था खून चूस चूस कर, कि मैं जब घर पर आया तो मुझ में खड़े रहने की भी क्षमता नहीं थी। मैं समझ चुका था कि अब मेरा जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि उनमें से एक कीड़ा तो मेरे शरीर के अंदर जा चुका था। और दोस्तों, जो मेरे पति ने कहा वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जब आखिरी रात में वो पुजारी जी या वो आदमी उसने आकर जब तंत्र मंत्र करना शुरू किया, तो मैंने खुद देखा कि मेरे पति को खून की वॉमिट हुई, और वॉमिट में एक बड़ा सा लाल रंग का कीड़ा निकला, जो कि एक वॉर्म जैसा दिखाई दे रहा था, और वो तेजी से एकदम स्पीड में निकल कर भागा। हम उसे बराबर से देख भी नहीं पाए कि वो कहाँ चला गया। फिर थोड़े ही समय के बाद मेरे पति कहने लगे कि हाँ, अब मुझे भूख लग रही है, क्योंकि मेरे पति ने पिछले 3-4 दिन से कुछ भी खाना नहीं खाया था। फिर वो कहने लगे कि उसके बाद जब वो वहाँ से आगे बढ़ रहा था, तो उसकी पैरों की जो आवाज़ थी, यानी जब ज़मीन पर वो अपने पैर रख रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़े बड़े पत्थरों को ज़मीन पर मार रहा हो, क्योंकि उसका शरीर उतना भारी था। फिर मैंने देखा कि वो उसी पेड़ में से जहाँ से मुझे आवाज़ आ रही थी, उसी पेड़ में जाकर कहीं गायब हो गया, या यूँ कहिए कि पेड़ के अंदर जाकर वो कहीं छुप गया हो। मैंने कहा कि ठीक है। अब उस रात में जब वो आदमी आया, दोबारा हमारे घर पर आया, तो कहने लगा कि अब मुझे खेत जाना होगा, और खेत भी तुम्हारे पति को लेकर जाना होगा। पहले तो मैं मना कर रही थी, लेकिन उसने जिद किया। वो मेरे पति को लेकर खेत में गया। उस पेड़ पर उन्होंने एक धागा बांधा, और फिर कहा कि अब इस पेड़ को तुमको ही काटना है। मेरे पति ने रात में ही उस पेड़ को वहां काट दिया, और उसके बाद से लेके
अब तक हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। वो आदमी कहने लगे हमें बाद में कि अब जो भी वो भूत प्रेत चुड़ैल थी वो हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी है, अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। और उनकी बात बिल्कुल ठीक निकली। आज तक हमारी फैमिली उस घटना को तो भुला नहीं पाई, पर हाँ, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दोनों कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।